नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लासेस में हमने आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में बात की थी। उसके अलावा मैंने आपको एथिक्स के बारे में भी चर्चा की थी। तो अक्सर इंडियन पॉलिटी में एक टॉपिक है संसदीय समितियों के बारे में। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे क्या है संसदीय समितियाँ, क्या इनका कार्य है और कैसे ये अपने कार्य का संचालन करती हैं, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी है, हम देखते हैं। तो क्या होती है संसदीय समितियाँ? संसदीय लोकतंत्र में संसद के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है कानून बनाना और दूसरा सरकार की कार्यात्मक शाखा का निरीक्षण करना होता है। ठीक है। संसद के इन्हीं कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए संसदीय समितियों को एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो संसद होता है वह एक माध्यम के तौर पर संसदीय सदस्यों को या संसदीय समितियों को उपयोग करती हैं या प्रयोग करती हैं। सैद्धांतिक तौर पर धारणा यह है कि संसदीय स्थायी समितियों में अलग अलग दलों के सांसदों के छोटे छोटे समूह होते हैं, जिन्हें उनकी व्यक्तिगत रुचि और विशेषता के आधार पर बांटा जाता है ताकि वो किसी विशिष्ट विषय पर विचार विमर्श कर सके। ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न ये है कि क्यों होती है संसदीय समितियों की आवश्यकता। तो संसद में कार्य की बेहद अधिकता को देखते हुए वहाँ प्रस्तुत सभी विधेयकों पर विस्तृत चर्चा करना संभव नहीं हो पाता। जब कार्य का बोझ ज़्यादा होता है तो हर कार्य पर चर्चा नहीं हो पाती। अतः संसदीय समितियों का एक मंच के रूप में प्रयोग किया जाता है, जहां प्रस्तावित कानूनों पर चर्चा की जाती है और ये चर्चाएं बंद दरवाजे के भीतर होती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, क्यों आवश्यकता होती है। वहीं प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कहाँ से आया संसदीय समितियों के गठन का विचार। तो भारतीय संसदीय प्रणाली में अधिकतर प्रथाएं ब्रिटिश संसद की देन है और संसदीय समितियों के गठन का विचार भी वहीं से आया है, क्योंकि विश्व की पहली संसदीय समिति का गठन 1571 में ब्रिटेन में किया गया था। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ पहली लोक लेखा समिति का गठन अप्रैल 1950 में किया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि पहली संसदीय समिति का गठन कब हुआ है, तो 1571 में ब्रिटेन में हुआ था। अब वही बात करें तो आधुनिक युग के विस्तार में नीति निर्माण की प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल हो गई है और इन जटिलताओं की बराबरी करना तथा समस्त मानवीय क्षेत्रों तक अपने ज्ञान को विस्तारित करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए सांसदों को उनकी विशेषज्ञता और रुचि के अनुसार अलग अलग समितियों में रखा जाता है ताकि उस विशिष्ट क्षेत्र में एक विस्तृत और बेहतर नीति का निर्माण संभव हो सके। मतलब उनकी रुचि के अनुसार उनको अलग अलग समितियों में रखा जाता है, जिससे नीति निर्माण में किसी प्रकार की जटिलता ना देखी जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें हम संसदीय समितियां कहते हैं। और संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है, अर्थात नॉमिनेट की जाती है और अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती हैं। ठीक है। और समिति का सचिवालय जो होता है लोकसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, अर्थात यहाँ पे कार्यों का संचालन अध्यक्ष के निर्देशानुसार ही होता है। ठीक है। उसके बाद आधुनिक युग में संसद को न केवल विभिन्न और जटिल प्रकार का बल्कि मात्रा में भी अत्यधिक कार्य करना पड़ता है। हमने पहले ही बताया, संसद के पास इस कार्य को निपटाने के लिए सीमित समय होता है। इसलिए संसद उन सभी विधायी तथा अन्य मामलों पर जो उसके समक्ष होते हैं गहराई के साथ जब विचार नहीं कर पाती है, तो हमने आपको पहले बताया कि इस पर विचार करने के लिए कुछ समितियों का निर्माण करती है और उन समितियों के माध्यम से अपने कार्यों का संचालन भी करती है तथा वे समितियां सांसदों की मदद से अपने कार्य को संचालित करते हैं। तो हमने देखा कि आधुनिक युग में संसद को
अपनी जटिलताओं को दूर करने के लिए कुछ समितियों का निर्माण करना पड़ता है या अपने कार्य को निपटाने के लिए जिससे समय पर हो समितियों का निर्माण करना पड़ता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि संसदीय समितियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो ध्यान रखना है संसदीय समितियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियाँ और अस्थायी समितियाँ या फिर तदर्थ समितियाँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अस्थायी समिति में कौन सी समितियाँ आती हैं तथा स्थायी समितियों में कौन कौन सी समितियाँ आती हैं, इनके बारे में भी हम विस्तृत पढ़ेंगे। अब अपनी प्रकृति के अनुसार हमने जैसे पहले ही बताया कि समितियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समिति, ठीक है, जिसका गठन समय समय पर संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अनुसार किया जाता है। इन समितियों का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है, ठीक है, जो चलता रहता है। जैसे वित्तीय समितियां, विभागों से संबंध स्थायी समितियां तथा कुछ अन्य समितियां स्थायी समितियों के श्रेणीगत आती हैं। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें तो तदर्थ समितियां किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त की जाती हैं और जब वे अपना काम समाप्त कर लेती हैं अथवा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती हैं तब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अर्थात वो खत्म हो जाते हैं। प्रमुख तदर्थ समितियां विधेयकों संबंधी प्रवर तथा संयुक्त समितियां हैं, जैसे रेल अभिसमय समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी संयुक्त समिति इत्यादि भी तदर्थ समितियों की श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो स्थायी समितियां हैं वो अनवरत चलती रहती हैं, वहीं तदर्थ समितियां जो होती हैं कुछ समय के लिए होती हैं या विशिष्ट प्रयोजन के लिए होती हैं, काम खत्म तो उन भी समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब कभी कभी पूछा जाए कि स्थायी समितियों के अंतर्गत कौन कौन सी समितियां आती हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि स्थायी समितियां अनवरत प्रकृति की होती है, अर्थात इनका कार्य सामान्यतः निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार की समितियों का पुनर्गठन वार्षिक आधार पर किया जाता है, जिनमें लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, SC/ST समुदाय के कल्याण संबंधी समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति और विभागीय समितियां आती हैं। अब यहाँ पर कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि इन समितियों में कितने सदस्य होते हैं या फिर किन समितियों में सदस्य कहाँ से आते हैं। वहीं अस्थायी समितियां या तदर्थ समितियां, इनका गठन एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। हमने पहले ही बताया, यदि किसी एक विशिष्ट विधेयक पर चर्चा करने के लिए कोई समिति गठित की जाती है तो उसे अस्थायी समिति कहा जाएगा। उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के पश्चात संबंधित अस्थायी समिति को भी समाप्त कर दिया जाता है और इस प्रकार की समितियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब यहाँ पे हमने पहले जैसे बताया कि जैसे ही कोई मान लीजिए विशिष्ट विधेयक पर चर्चा करनी है तो यहाँ पे गठित की जाएगी, काम खत्म तो समिति भी समाप्त कर दी जाती है। और इन समितियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है जांच समितियाँ और दूसरी होती हैं सलाहकार समितियाँ। जांच समितियाँ जो होती हैं इनका निर्माण किसी तत्कालिक घटना की जांच करने के लिए किया जाता है, वहीं सलाहकार समितियों का निर्माण किसी विशेष विधेयक पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का कि एक समिति है जांच समिति, मतलब किसी तत्कालिक घटना की जांच करने के लिए किया जा रहा है उसका निर्माण, और वहीं दूसरी है सलाहकार समितियां, इसका निर्माण किसी विशेष विधेयक पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की अभी अस्थायी समितियों की। ठीक है, यहाँ पे इनको आपने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, जांच समिति और सलाहकार समिति। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके अलावा भी 24 विभागीय समितियां भी होती हैं जिनका कार्य विभाग से संबंधित विषयों पर कार्य करना होता है। प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 सदस्यों का मनोनयन स्पीकर द्वारा तथा 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। कि कुल 24 समितियों में से 16 लोकसभा के अंतर्गत व 8 समितियां राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। ठीक है,
तथा इन समितियों का कार्य अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना एवं उन मांगों के संबंध में अपनी रिपोर्ट्स सौंपना होता है। ठीक है, तो 24 में से 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। अब कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि वित्तीय समितियां कौन कौन सी होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वित्तीय समितियों में जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति होती हैं। तो इन्हीं वित्तीय समितियों में ये भी पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो जहाँ इनकी सदस्यों की संख्या 30 होती है और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसमें 30 सदस्य लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। वहीं लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा के होते हैं और दोनों सदनों से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अन्य स्थायी समितियों में जैसे कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, महिलाओं की शक्तियाँ प्रदान करने वाली समितियाँ, उसके अलावा आवास समिति, ग्रंथालय समिति, नियम समिति, कई अन्य प्रकार की समितियों के बारे में हमने टेबल के माध्यम से बता दिया है, उसे आप देख सकते हैं। तथा वहीं पर तदर्थ समितियों की अगर बात करें तो तदर्थ समितियों को भी हमने एक टेबल के माध्यम से आपको बताया है कि जैसे रेल अभिसमय समिति होती है, इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है, जैसे 18, तो 12 लोकसभा 6 राज्यसभा से। ठीक है, तो कौन नाम निर्देशित करता है ये भी इसमें हमने बताया है कि अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित करता है। इसी प्रकार हमने लगभग 9 तदर्थ समितियों के बारे में इसमें चर्चा कर दी है और इनमें सदस्यों की संख्या भी बताई है और उनका कार्यकाल भी बताया है। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि प्रीलिम एग्ज़ाम में तो सदस्यों की संख्या पूछी जाती है, लेकिन वहीं अगर वनडे एग्ज़ाम में है तो वहाँ पर भी क्वेश्चन आपका सदस्य संख्या या फिर कौन नाम निर्देशित करता है ये पूछा जाएगा। लेकिन अगर पीएससी की बात करें तो वहाँ पर लिखित आता है कि आचार समिति लिख देगा, उसके बारे में 2 लाइन लिखना पड़ेगा या 3 लाइन। उसके अलावा आपका प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, नियम समिति, ग्रंथालय समिति, इनके बारे में आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि क्या क्या इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि पहला है आपका लोक लेखा समिति। भारत सरकार के व्यय को वहन करने के लिए संसद द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखाओं के विवरण भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखाओं और सभा के सामने रखे गए ऐसे अन्य लेखाओं जिन्हें समिति ठीक समझे उसकी जांच करना तथा भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी के प्रतिवेदन की छानबीन करते समय समिति को कुछ चीज़ें सुनिश्चित करनी होंगी, जैसे कि लेखाओं में व्यय के रूप में दिखाया गया धन उस सेवा या प्रयोजन के लिए विधिवत उपलब्ध और लगाए जाने योग्य था जिसमें यह लगाया गया है या पारित किया गया है। पहला ये। दूसरा, व्यय उस अधिकार के अनुसार है या उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके वह अधीन है। तथा तीसरा कि प्रत्येक पुनर्वियोग समक्ष अधिकारी द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत इस संबंध में किए गए उपबंधों के अनुसार किया गया है कि नहीं, यह देखता है कौन, लोक लेखा समिति। और आपको पता है लोक लेखा समिति जो होता है उसका अध्यक्ष जो होता है विपक्ष का नेता होता है। वहीं समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि वह राज्य निगमों, व्यापारिक और विनिर्माण योजनाओं, संस्थाओं एवं परियोजनाओं के आय और व्यय को दर्शाने वाले लेखाओं के विवरण तथा लाभ और हानि लेखाओं के तुलना पत्रों और विवरणों की जिसे राष्ट्रपति ने तैयार करने की अपेक्षा की हो अथवा जिन्हें विशेष निगम, व्यापारिक या विनिर्माण योजना या संस्था या परियोजना के वित्त पोषण को विनियमित करने वाले सर्वाधिक नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किया गया है, उन पर सीएजी के प्रतिवेदन की जांच करना होता है। ठीक है। वहीं स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त निकायों के आय और व्यय को दर्शाने वाले लेखाओं के विवरण तथा भारत के सीएजी द्वारा या तो राष्ट्रपति के निर्देशों अथवा संसद की विधि के अंतर्गत की जाने वाली लेखा परीक्षा की जांच करने के लिए और वह उन मामलों में सीएजी के प्रतिवेदन पर विचार करता है
जहां राष्ट्रपति ने किन्हीं प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करवाने तथा भंडारों की लेखाओं की जांच करवाने की अपेक्षा की होती है। हमने पहले ही बताया कि जो सीएजी होता है उसके प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए यहाँ पर कौन है, आपका पीएसी अर्थात लोक लेखा समिति, और इसका अध्यक्ष जो होता है लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये हमने पहले ही आपको बताया। वहीं बात करें प्राक्कलन समिति में, तो प्राक्कलन से संबंधित नीति से संगत क्या मितव्यता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, इस संबंध में प्रतिवेदन करना। वहीं प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्यता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। साथ ही साथ प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं, इसकी जांच करना किसका कर्तव्य है, प्राक्कलन समिति का कर्तव्य होता है। वहीं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में जो होता है तो लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम की चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करना। वहीं यदि सरकारी उपक्रमों के बारे में भारत के सीएजी की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच करना। वहीं सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में यह जांच करना कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य समुचित व्यापार सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुरूप चल रहे हैं, इनकी जांच करना यह आपका सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का कर्तव्य है। वहीं अगर बात करें कार्य मंत्रणा समिति की, तो यह सिफारिश करना कि सरकार के उन विधायी तथा अन्य कार्यों पर जिसे अध्यक्ष सभा के नेता के परामर्श से समिति को सौंपने का निर्देश दे, चर्चा करने के लिए कितना समय नियत किया जाए। समिति स्वयं भी सरकार से सिफारिश करती है कि वह विषय विशेष सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत करे और ऐसी चर्चाओं के लिए समय नियत करने की सिफारिश कर सकती है। कौन सी समिति, कार्य मंत्रणा समिति। उसके अलावा जो विशेषाधिकार समिति होती है उसके अंतर्गत सभा अथवा उसके किसी सदस्य अथवा किसी समिति के सदस्य के विशेषाधिकार के भंग किए जाने से संबंधित प्रत्येक प्रश्न की जांच करना जो उसे सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपा जाए। प्रत्येक मामलों के तथ्यों को ध्यान रखते हुए इस बात का निश्चय करना कि क्या विशेषाधिकार को भंग किया गया है और अपने प्रतिवेदन में इस संबंध में उपयुक्त सिफारिश करना, यह विशेषाधिकार समिति का कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर हमने विशेषाधिकार समिति के बारे में जाना। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ अन्य समितियां जैसे आपकी सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी जो समिति होती है, तो सभा की बैठकों से उपस्थिति की अनुमति प्राप्त करने के लिए सदस्यों के सभी प्रार्थना पत्रों पर विचार करना और ऐसे प्रत्येक मामले की जांच करना जिसमें कोई सदस्य 60 दिन या इससे अधिक समय तक बिना अनुमति के सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहा हो। समय निर्धारित किया है 60 दिन। उसके अलावा याचिका समिति सभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं आदि के उन अभ्यावेदनों जो याचिका संबंधी नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं उन पर भी विचार करना और उसे निपटाने के लिए निर्देश देना भी याचिका समिति का कर्तव्य होता है। तो हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, याचिका संबंधी नियमों के अंतर्गत जो नहीं आते उन पर विचार करना और उन्हें निपटाने के लिए निर्देश देना याचिका समिति का कर्तव्य होता है। वहीं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति जो होती है इसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त समितियों के गठन और स्वरूप की जांच करना और यह सिफारिश करना कि कोई व्यक्ति संसद के किसी एक सभा का सदस्य चुने जाने तथा उसका सदस्य बने रहने के लिए संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किन पदों को धारण करने से अनर्ह या क्वालिफाइड होना चाहिए और किन पदों को धारण करने के लिए क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। संसद जो होती है यह संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 की अनुसूची की भी समय समय पर जांच करना और
उक्त अनुसूची में कोई परिवर्धन अथवा लोप करके या अन्यथा किन्हीं संशोधनों की सिफारिश करना भी इस समिति का कर्तव्य होता है। उसके अलावा ग्रंथालय समिति में ग्रंथालय से संबंधित ऐसे मामलों पर विचार करना तथा सलाह देना जो अध्यक्ष द्वारा समय समय पर इसे भेजे जाएं। ग्रंथालय में सुधार हेतु सुझावों पर भी विचार करना तथा ग्रंथालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का सभा के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा पूरी तरह से उपयोग करने के लिए सदस्यों की सहायता करना भी इस समिति का कर्तव्य होता है। वहीं आपकी जो अगली समिति है वो है नियम समिति। तो लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों पर विचार करना तथा इन नियमों में ऐसे संशोधनों तथा परिवर्धनों की सिफारिश करना जो आवश्यक समझे जाएं। क्या कहा है कि लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों पर विचार करना तथा इन नियमों में ऐसे संशोधनों तथा परिवर्धनों की सिफारिश करना जो आवश्यक समझे जाए। तो आज हमने आपको इन समितियों के बारे में चर्चा की। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए और हमारे चैनल को साथ ही साथ आप लाइक और सब्सक्राइब करें तथा आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी पीएससी के लिए तथा वनडे एग्जाम के लिए। यहाँ पर वनडे एग्जाम में सिर्फ सदस्यों की संख्या पूछी जाती है या फिर इनका अध्यक्ष कौन होता है यह पूछा जाता है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।